हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम करेंगे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में यूज़ होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम चैप्टर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। इस लेक्चर की आपकी जो भी पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट होकर कोई सी भी अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने ये देखा था कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और उसको फर्दर क्लासिफाई किया था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लेक्चर 2 में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे ये 6 टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने एक आपके रीडिंग पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दिया है कि ये 6 टर्म जो हैं आपके आयोनाइजेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ये 6 टर्म्स की हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे तो हर एक टर्म ज़रूरी है, लेकिन इस लेक्चर में हम थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग लेंगे लिगैंड्स की कि लिगैंड्स की क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर की। ये 2 पे हम थोड़ा सा स्पेशल फोकस अपना रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इसमें से। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ जो इस चैप्टर में हमारा फेमस एग्जाम्पल अभी तक चला आ रहा है, K4FeCN6। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, पहले इन 6 टर्म्स जो अभी तक हमने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं इसको इसमें हम थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग कलर्स शो करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं बेसिकली, देखिए इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक, बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बताता है? ये बताता है ऐसा पार्ट जो नॉन आयोनाइजेबल नेचर का होता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है वही चीज़ आयोनाइज करती है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली चीज़ें आयोनाइज नहीं करती। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब भी टर्म यूज़ होगा तो आपको समझना है वो बात हो रही है उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को। ठीक है, पहला बात ये खत्म हुआ आपका। दूसरा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, तो स्क्वायर ब्रैकेट के जो भी बाहर आएगा उस पर्टिकुलर पार्ट को आप क्या बोलोगे? इसको आप ठीक बोले, आपने बोलेंगे इसको आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आसान है। बेसिकली आयोनाइजेशन स्फीयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आयोनाइजेबल पार्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो तो आयोनाइज नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर वो आयोनाइज हो जाता है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर। ये जो मेटल है, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ में क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली ये होता क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। कहाँ से एक्सेप्ट करता है? फ्रॉम लिगैंड से एक्सेप्ट करता है। बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम, जो मेटल एटम प्रेजेंट होता है, और जनरली आप देखोगे तो इस चैप्टर में आपको जो भी दिखेंगे वो डी ब्लॉक के दिखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम, जो मेटल एटम प्रेजेंट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो 3 पॉइंट्स देखे हमने। पहला देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि नॉन आयोनाइजेबल पार्ट हो गया। एक देखा हमने आयोनाइजेशन स्फीयर जो कि बाहर है, जो कि आयोनाइज कर रहा है। एक देख लिया हमने सेंट्रल मेटल एटम। तो 6 में से 3 टर्मिनोलॉजीज तो हमने देखी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका एक और चीज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो चीज़ें हैं जो आप कह लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी मेटल को छोड़ के चीज़ें बची, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल को छोड़ के जितनी भी चीज़ें बचेंगी उसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो लिगैंड्स कहते हो। क्या कहते हैं इसको? लिगैंड्स कहते हैं। बेसिकली लिगैंड्स होते क्या हैं? दीज आर निगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये होते क्या हैं? निगेटिव भी हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं दैट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
दैट डोनेट लोन पेयर और निगेटिव चार्ज टू सेंट्रल मेटल एटम, CMA लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली लिगैंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यानी नॉन आयोनाइजेबल पार्ट के अंदर मेटल को छोड़ के जितनी भी चीज़ें बचेंगी उसको हम लिगैंड्स कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लो, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये निगेटिव हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, जो डोनेट करते हैं लोन पेयर को या चार्ज को, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ये बात समझ में आती है आपको। अभी इसके ऊपर और हम आएंगे, ठीक है, एक बार इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। देखो ये चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो लिगैंड है उसके नीचे ये जो नंबर देख रहे हो, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, बेसिकली इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। वैसे ये सही डेफिनेशन नहीं है, अभी हम देखेंगे सही डेफिनेशन क्या, लेकिन फिलहाल समझने के लिए आप कह लो कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी लिगैंड्स के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मोस्ट ऑफ द केस में अलग अलग भी होगा, अभी उसको समझेंगे। बेसिकली ये नंबर क्या डिनोट करता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड, ये सही डेफिनेशन है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये मैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और ये दिखाता क्या, नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड दिखाता, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है अभी हम देखते हैं, वो बेसिकली शेप बताता है, अभी समझते हैं। पहले हम लिगैंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं एक बार अच्छे से, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। पहले देखो हम पढ़ रहे हैं आपका लिगैंड्स के बारे में। देखो जो लिगैंड्स हैं बेसिकली अभी आपने देखा कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स हैं जो आइदर लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं और निगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक टर्म आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर का, एक कॉन्सेप्ट देखा आपने, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखा। मैंने सिंपल शब्दों में बताया कि जितना नीचे नंबर लिखा हो, ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर और निगेटिव चार्ज डोनेटेड, निगेटिव चार्ज डोनेटेड। अब दोनों का अंतर समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, एक मैं लिगैंड का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मैं लिगैंड का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए CH3NH2, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, मान लो कोई कंपाउंड X है और यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से, मान लीजिए CH3NH2 मान लीजिए 3 लिख दिया। ये मेरा एक कंपाउंड है, इस तरह का एक मान लीजिए मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया। यहाँ पे कोई N+ चार्ज प्रेजेंट होगा ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्पीसीज़ प्रेजेंट है इसको आप क्या कह रहे हो, इसको तो आप लिगैंड कहोगे। और ये जो नंबर है यहाँ पे, ये जो नंबर आया इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे इट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर, यही तो हो जाएगा। अब देखो डेफिनेशन से ये लिगैंड क्यों है, ये जो स्पीसीज CH3NH2 बनाया ये लिगैंड क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यानी यही लोन पेयर जो होगा वो मेटल को डोनेट करेगा। और यहाँ पे ये कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो आप देख रहे हो एक ही तो लोन पेयर और एक ही डोनेट कर सकता है। हेंस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो एक लिगैंड की वजह से होगा वो तो 1 होगा, लेकिन इस सिस्टम में कितने लिगैंड प्रेजेंट है, टोटल 3 है। तो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 लिगैंड है, सब एक एक डोनेट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आया आपको। लिगैंड क्यों बन रहा है, क्योंकि वो लोन पेयर को डोनेट कर पा रहा है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकल रहा है, कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक ही लोन पेयर वो डोनेट ही कर सकता है और 3 लिगैंड टोटल प्रेजेंट है इस गिवन एग्जाम्पल में। तो आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से देखना, मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा आपके सामने CH2NH2, फिर नीचे लिखा मैंने इसी तरह से CH2NH2। बेसिकली ये बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाईअमीन कहते हैं, ठीक है, इथाइलिन डाईअमीन कहते हैं, ठीक। अब हमको एक बात बताइए, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये मॉलिक्यूल कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो आप बोलोगे सर एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट कर सकता है,
एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट कर सकता है, यानी है तो एक ही मॉलिक्यूल लेकिन इसके अंदर 2 सेंटर हो गए, ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे वही प्रीवियस क्वेश्चन बनाऊँ कि मेरे पास मान लीजिए कोई मेटल एटम X है और ये हो गया CH3NH2, ये CH2NH2, यहाँ पे मैं लिख दिया CH2NH2 होल थ्राइस, ऊपर मैंने पूरे के ऊपर 4 दे दिया N+, मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप क्या आंसर देंगे कि सर ये जो गिवन मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये वाला जो गिवन मेरे पास लिगैंड है, सॉरी ये जो लिगैंड है ये कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? आप बोलोगे 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कितने लिगैंड प्रेजेंट हैं? 3 लिगैंड प्रेजेंट है, तो टोटल लोन पेयर कितने डोनेट प्रेजेंट हुए? 6 हो गए। तो यानी इस पर्टिकुलर केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 3 नहीं आएगा, वो कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो तो आप ये बताते हो नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज डोनेटेड बताते हैं, हमेशा नीचे का नंबर देख के आंसर नहीं दिया रहता है। क्योंकि अगर आप यहाँ भी इस नीचे वाले एग्जाम्पल में भी अगर देखोगे तो नंबर तो 3 है, देखो यहाँ पे नंबर तो 3 है, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है? आपका आंसर होगा नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है। यानी आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी कि हमें ये पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कोई अगर हमारे पास लिगैंड है तो वो कितने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है, इसका आइडिया मुझे होना चाहिए। जब तक ये आइडिया नहीं होगा मैं नहीं बता सकता। और एक लिगैंड कितने लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है, इसी फिनोमेना को या इसी चीज़ को हम बोलते हैं उसकी डेंटिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेंटिसिटी कहते हैं। डेंटिसिटी मतलब आप समझो दांत से रिलेटेड है, यानी कितने जगह से कितने दांत हैं, यानी वो कितने जगह से डोनेट कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देंगे और एक सेपरेट लेक्चर हम अगला लेक्चर लेंगे आपका लिगैंड्स के ऊपर ही लेंगे, ठीक है, उनकी नेमिंग्स और इसके ऊपर लेंगे। लेकिन एक एग्जांपल अभी मैं और आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे आप बताना मुझे। ये हो गया CH2 मान लो यहाँ पे N, यहाँ पे N, यहाँ पे मैंने लिखा मान लीजिए CH2COO-, यहाँ पे लिखा CH2COO-, ये भी लिखा मैंने CH2COO-, यहाँ भी लिखा मैंने CH2COO-। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखिए और मुझे बताइए कि इस लिगैंड की डेंटिसिटी यानी ये कितने लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आपका दे सकता है। एक बार आप सोच के देखिए। सोच लिया? अब देखो, पहले तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट हो सकता है, यहाँ एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट हो सकता है। लोन पेयर काउंट कर लिया। मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज भी दे सकता है, तो देखो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से दे सकता है, एक यहाँ से प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे, यानी टोटल इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ से आइदर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आपका डोनेट हो सकता है। और इस गिवन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं EDTA कहते हैं। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट कैसे नेमिंग आई अभी देख लेंगे, ठीक है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट क्यों आया? क्योंकि 4 एसीटेट ग्रुप हैं, ये देखो 1 2 3 4 एसीटेट हैं। डाइअमीन था CH2NH2 डाइअमीन में ही टेट्रा एसीटेट जुड़ा तो इसका नाम बन गया एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो अगर मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाऊँ आपके प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लो मैंने लिखा X, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा EN होल ट्वाइस, ठीक, और मैंने लिखा आपसे मान लीजिए EDTA यहाँ पे कर दिया मान लो 4, ठीक है, और प्लस N कोई चार्ज दे दिया मैंने। इस तरह का मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बोला। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को, ये जो इथिलीन डाइअमीन था ना, इसको शॉर्ट में हम EN लिखते हैं, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। ये चीज़ अब मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं। तो आपको मेरे को इस गिवन एग्जांपल में मेरे को बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इस मॉलिक्यूल का। ज़रा सोच के देखो, यहाँ पे ये क्या है? इथिलीन डाइअमीन है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो सकती है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर डोनेट करता है और यहाँ पे टोटल 2 मॉलिक्यूल है, तो EN की वजह से जो आएगा वो 2 × 2 हो जाएगा, यानी इसकी वजह से 4। अब चलो EDTA की वजह से बताओ, तो EDTA की वजह से क्या बोलोगे? टोटल मॉलिक्यूल है यहाँ पे 4 और एक EDTA कितने लोन पेयर डोनेट करता है? 6,
तो ये कितना हो जाएगा 24। तो अगर मैं इस गिवन मॉलिक्यूल में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूँ तो दोनों की वजह से सम बताओगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। ठीक, 28 आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का और लिगैंड्स का। और अगले लेक्चर में हम ये ज़रूर देखेंगे, लिगैंड्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, जिसमें पूरी डेंटिसिटी के ऊपर भी फोकस करेंगे। ये जो शब्द है ना डेंटिसिटी, आपको हर लिगैंड की मैं डेंटिसिटी बताऊंगा कि किसकी डेंटिसिटी कितनी है, क्योंकि जब तक वो पता नहीं होगा आप निकाल नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया मैंने दिया। तो एक बार देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा इस लेक्चर में। आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में डिस्कशन देखा। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, ऐसा पार्ट होता है आयोनाइजेशन स्फीयर जो आपका आयोनाइज हो सकता है। एक हमने देखा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कॉन्सेप्ट देखा, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कॉन्सेप्ट। ऐसा पार्ट जो नॉन आयोनाइजेबल, एक देखा आयोनाइजेशन स्फीयर जो था आयोनाइजेबल। सेंट्रल मेटल एटम जो एक्सेप्ट करता है उसको सेंट्रल मेटल एटम। लिगैंड्स क्या थे, लिगैंड्स ऐसी चीज़ें थी जो डोनेट कर रही थी। कोऑर्डिनेशन नंबर वो तो अभी तक हमने अच्छे से देख लिया। तो इस लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजीज पे फोकस कर रहे थे। एक टर्मिनोलॉजी बच रही है हमारी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, उसको एक बार हम देख लेते हैं, देखते हैं। देखो एक लास्ट टर्मिनोलॉजी और बचती है हमारे सामने, वो है आपकी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। बेसिकली ये क्या बताता है ना, ये बताता है शेप से रिलेटेड चीज़ें बताता है कि किसी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप कैसा हो जाएगा। ये भी चीज़ें अभी एक दो थ्योरीज हैं इस लेक्चर में, वो पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने ML4, इस तरह से मान लीजिए ऊपर लिख दिया मैंने +N लिख दिया, मान लीजिए इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया ML4। तो आपको पता है इसमें एक मेटल है और 4 लिगैंड है। अब ये चीज़ें आपस में किस तरह से अरेंज होंगी, स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगा, शेप बोल दें या इसी को हम कह दें आपका स्पेशियल अरेंजमेंट कह दें। तो ये किस तरह से स्पेस में अरेंज होंगे, इसी चीज़ को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का, वैसे अभी देखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मेटल के अराउंड 4 लिगैंड इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो जाए, या एक और आपने पढ़ा होगा स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो जाए, सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा, तो इस तरह से अरेंज हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे अभी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होता कैसे है, निकालते कैसे हैं, वो इस चैप्टर के बाद की चीज़ें हैं। बस यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे थे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ये बताता है कि गिवन मेटल एटम के अराउंड लिगैंड्स की स्पेशल अरेंजमेंट कैसी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की, जैसे ML4 है तो वो एक हो सकता है या तो टेट्राहेड्रल हो जाए, जैसे ये एक अरेंजमेंट हो गई, दिस इज़ अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, या हो सकता है किसी तरह से स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो जाए। तो ये कुछ भी आपकी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था एक लेक्चर आपका जिसमें बस हमने टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर किया और थोड़ा एक डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगले लेक्चर में हम पूरा एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट देखेंगे आपका रिगार्डिंग लिगैंड्स। लिगैंड्स कितने तरह के होते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरह के कितने लिगैंड होते हैं, डेंसिटी क्या होती है, उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो अगला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, इस लेक्चर की ये जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। So that's all for today and thank you for watching.